मुसलमान कहने का, आपकी ज़िंदगी कैसी है, आपका समाज कैसा है। आप देखिए कि पूरे अरब ममालिक के शहंशाह जो है वो सारे के सारे कैसे हैं, और आसपास के और जितने मुस्लिम ममालिक। जी हाँ, सबसे पहले मैं नेपाल का जिक्र करूंगा। नेपाल में जिस तरह सैलाब आया है, बादल फटे हैं और नेपाल में हजारों लोगों की जिंदगियां तबाह हुई हैं। बहुत सारी एक चीजें मिनट हैं मैं जो हम रोकूंगा, अक्सर जी अब्दुल वाहिद साहब रोकूंगा। हमारे साथ जुड़ गए हैं नेपाल से सुवर्णा राज धाकड़ जी। वो हमेशा पहले जुड़ जाते थे, आज जब वो नहीं नजर आए और चूंकि इतना जबरदस्त सैलाब वहां पे आया हुआ है तो मैं घबराया हुआ था कि वहां क्या सूरत हाल है, सुवर्णा राज जी कहाँ है। तो उन्होंने ये लिखा है। सुवर्णा राज जी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो काठमांडू में सुरक्षित हूँ, ये सुवर्णा राज जी ने ये लिखा है। और लिखा है तो सब ने उनको, हम सब आपके दुख में आपके साथ हैं, ये सारे लोग लिख रहे हैं। और बहरहाल जो भी यहाँ पे, नमस्कार तबरेज आलम भाई, बहुत दुखी हूँ आज। ये मुमताज़ भाई, आपको जो लोग नाजरीन जुड़े हुए हैं सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो लोग भी हैं, और इसके अलावा मिलादुन नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद सबको। और नबी करीम की ज़ात सारे मुसलमानों के लिए, बल्कि अगर हम इसको टोटलिटी में देखें तो पूरी नौए इंसानी के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने रहमत बनाकर भेजा, और उनकी ज़ात जो है सबके लिए मशअल राह है। अब हम आते हैं उस बात पे कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जो है बहुत सारी चीज़ें हैं मैं जो हम रोकूंगा, अक्सर जी अब्दुल वाहिद साहब रोकूंगा। हमारे साथ जुड़ गए हैं नेपाल से सुवर्णा राज धाकड़ जी। वो हमेशा पहले जुड़ जाते थे, आज जब वो नहीं नजर आए और चूंकि इतना जबरदस्त सैलाब वहां पे आया हुआ है तो मैं घबराया हुआ था कि वहां क्या सूरत हाल है, सुवर्णा राज जी कहाँ है। तो उन्होंने ये लिखा है। सुवर्णा राज जी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो काठमांडू में सुरक्षित हूँ, ये सुवर्णा राज जी ने ये लिखा है। और लिखा है तो सब ने उनको, हम सब आपके दुख में आपके साथ हैं, ये सारे लोग लिख रहे हैं। और बहरहाल जो भी यहाँ पे, नमस्कार तबरेज आलम भाई, बहुत दुखी हूँ आज। ये बहुत बुरा हाल है नेपाल में, ये कह रहे हैं सुवर्णा राज जी। नमस्कार नमस्कार। तो बहरहाल ये पूरी सूरत हाल है। सुवर्णा राज जी, और अगर कुछ अपडेट्स हों और अगर आप हमसे जुड़ना चाहें लाइव तो अपना नंबर दें, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकता हूं। बहरहाल लेकिन अब्दुल भाई साहब, नेपाल के बारे में जो कुछ बताया आपने, नेपाल की सूरत हाल वाकई जो है सैलाब की ख़ास तौर से बहुत ही तशवीशनाक है। बहुत सारे जो है लोगों के मारे जाने की इत्तलात हैं, बहुत सारे घर जो है तबाह बर्बाद हुए हैं। और इवन भारत सरकार जो है उसने भी मदद के लिए हाथ बढ़ाया है कि नेपाल को जो भी ज़रूरत होगी, और आपको मालूम है कि ये दोनों पड़ोसी मुल्क हैं और एक दूसरे का दर्द जो है, नेपाल का दर्द हमारा दर्द है, हमारी तकलीफ़ है, हमारा पड़ोसी मुल्क है। तो इसी तरह से बहुत सारे जो गैर मुल्की सयाह हैं वो ही बहुत सारे मिसिंग हैं, अराउंड 400 के आसपास जैसी रिपोर्ट्स वगैरह मिल रही हैं। अराउंड 100+ इंडियंस जो टूरिस्ट वहाँ थे वो भी मिसिंग बताए जाते हैं, उनको ट्रेस किया जा रहा है कहाँ हैं। ऐसी बहुत सारे लोग हैं नेपाल के। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो सैलाब की तबाहकारियों को कम करे, कंट्रोल में आए सूरत हाल, और लोग सुरक्षित रहें। और मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा, सुवर्णा राय जी सुरक्षित हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और सब लोग नेपाल की हिफाजत से रहें। और जो है अब हम बढ़ते हैं आगे। एक तरफ नेपाल के अंदर सैलाब है, दूसरी तरफ हम 2-3 साल से देख रहे हैं कि इंसानी जानें किस तरह उनका ज़ियाँ हो रहा है। चाहे फ़लस्तीन हो, चाहे ईरान हो, चाहे शाम हो, पूरी दुनिया, चाहे सूडान हो, यमन हो, लेबनान हो, लीबिया हो, ये सारी चीज़ें जो है। तो आप देखिए, और आज भी जो सूरत हाल जो आपने अपने जो है इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स के अंदर जो बहुत सारी चीज़ें आपने बताई हैं कि क्या सूरत हाल है, कैसे कैसे है। अब आप देखिए फ़लस्तीन की जो है बेन गविर का स्टेटमेंट आपने बताया। कभी भी जब भी किसी जो है इसराइली मिनिस्टर का होता है
जब भी अचानक उनका कोई जोश मारता है अचानक दिल में, तो वो सीधे मस्जिद अक्सा में दाखिल हो जाते हैं, उसकी हुर्मत को, तक़द्दुस को पामाल करते हैं ये लोग। तो ये इनका एक पुराना वतीरा रहा है बहुत सारे लोगों का, और ये रहे हों चाहे एरियल शेरोन रहा हो या और बहुत सारे लोग रहे हों, तो ये सोचते हैं कि जैसे कि भाई एक वो है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं इनका। आज एक और मेजर डेवलपमेंट हुआ है कि तुर्की ने टाइफून ब्लॉक 4 हाइपरसोनिक मिसाइल उसका जो है तजुर्बा किया है, जिसकी रेंज तकरीबन 1500 किलोमीटर बताई जाती है, और इसके बारे में कहा जाता है कि ये आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना तेज़ है। तो पूरा इसराइल इसके उसमें आता है। अब देखना होगा कि और कितना है। अभी तो आज जो है एक सक्सेसफुल उसका जो है फायर किया है, टेस्ट फायर किया है तुर्की ने। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं बहुत सारे रीजन के अंदर। हमें कई बार लगता है कि फ़लाँ मुल्क ने मिसाइल टेस्ट किया, इसने ये किया, लेकिन ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि पूरी दुनिया के लिए, चाहे वो मिसाइल टेस्ट हो चाहे न्यूक्लियर टेस्ट हो, ये जो है कितना ख़तरनाक है पूरी दुनिया ने देखा है। 1946 के अंदर अमेरिका ने जिस तरह से हिरोशिमा पर और जापान के नागासाकी, इन 2 शहरों पर जिस तरह बमबारी की, लाखों अफराद जिस तरह मारे गए, मिनटों सेकंडों के अंदर लुक़्मा अजल बन गए। तो पूरी दुनिया ने इस पूरे तारीख़ को देखा है, और कौन लोग अमन के पैगंबर हैं, किन लोगों ने फ़लस्तीनी बच्चों का, अब आप सोचिए कि आज से कत्लेआम नहीं हो रहा है फ़लस्तीनियों का, 1947-46 से हो रहा है कत्लेआम, 1948 से हो रहा है। तकरीबन 80-90 साल से मारे जा रहे हैं फ़लस्तीनी। कभी किसी ने आवाज़ उठाई, कभी किसी ने बोला है? लगता है जैसे ये एक न्यू नॉर्मल है, वर्ल्ड के अंदर बन गया है कि अभी कत्लेआम लोगों का एक न्यू नॉर्मल बनता जा रहा है। तो ये कैसी दुनिया है, कैसा समाज है, कैसी हुकूमतें हैं, इसके ऊपर दुनिया के हर महज़्ज़ब समाज को सोचना पड़ेगा कि हम किस तरह की दुनिया में रहते हैं। एक तरफ यूएन चार्टर है जिस पर दस्तखत करने वाले बड़े-बड़े मुल्क हैं, और दूसरी तरफ आपने अभी यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट सुनाई। आप देखिए कि अभी पिछले महीने रिपोर्ट थी कि तकरीबन 12 से 14 लाख लोग सिर्फ लेबनान में भूखमरी के शिकार हैं। यूनाइटेड नेशन की जो डेवलपमेंट और फूड प्रोग्राम की है ऑर्गेनाइजेशन यूएनडीपी, उसकी रिपोर्ट थी। अभी जो है कुछ रिपोर्ट्स आई हैं सोमालिया की, सूडान की, 5 लाख अफराद अब तक जो है या तो ज़ख्मी हैं, और तकरीबन 2.5 लाख अफराद की मौत हो चुकी है 2 साल के अंदर। अब आप बताइए सूडान की सूरत हाल ये है। वहाँ ये सारी क्यों हुई? क्योंकि वहाँ बहुत सारे मुल्क, उसमें सबसे बड़ा नाम आ रहा है मुत्तहदा अरब इमारात का, कि उसने जो है पैरा मिलिट्री फोर्सेस को इतने पैसे दिए, उन्होंने रिवोल्ट किया मिलिट्री के ख़िलाफ़, और उसके बाद किस तरह से दोनों में लड़ाई हुई और अवाम मारे जा रहे हैं। और यही हाल जो है सोमालिया का है। आप देखिए वहाँ पे तकरीबन 15-20 साल से हम देख रहे हैं किस तरह से कत्लेआम जारी है। ईरान के अंदर आपने देखा किस तरह 2-2 बार टारगेटेड मीनाब एलिमेंट्री स्कूल पे अटैक हुआ। उसके बाद यही अमेरिका और इसराइल हैं जिन्होंने ऐसे अटैक किए। अभी हमने 2-3 महीने पहले देखा था अली लारेजानी साहब की शहादत से पहले तेहरान की गलियों तक में धुआं छा गया था, वहाँ के पानी वगैरह से क्या क्या हो रहा था। तो ये लोग हैं, कैसे लोग हैं, कैसे शफ़ाफ़ चेहरे हैं इनके, ये आप देखिए। तो कुल मिलाकर ये है कि पूरी दुनिया के सामने ये सारे लोग जो बड़े बड़े दावे करते हैं हम अमन लाने वाले हैं, दरअसल यही लोग हैं जो ज़मीन पर फसाद फैलाने वाले हैं। तो हुजूर की आज यौम विलादत, और उसके ताल्लुक से हम देखें कि हुजूर ने कैसी जो है एक हुकूमत की मिसाल कायम की थी, जिसके ऊपर जो है तकरीबन 30-32 साल तक अमल होता रहा। तो पूरे की पूरी तारीख हमारे सामने। हुजूर कोई प्राग ऐतिहासिक दौर के नहीं थे, प्री हिस्टोरिक एज के, कि उनके ऊपर रिसर्च ना हुई हो, या इतिहास से बहुत पहले की शख्सियत हैं जिनके ऊपर रिसर्च नहीं हुई। उन्होंने हुकूमत करके दिखा दिया कि देखो आवाम दोस्त हुकूमत, एक वेलफेयर स्टेट कैसे कायम होता है। और आज दुनिया के जो हुक्मरान हैं जो अपने बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हैं, उनके आप देखिए बहुत कई सारे मशहूर वाक़े हैं कि जो है कई बार सहाबा ने बोला कि हुजूर आप बताइए, आपके पास एक एक जो है आसपास की बहुत सारी सल्तनत भी थी हुजूर के पास, सीरिया वगैरह के भी कुछ हिस्से जो है, और खैबर वगैरह, ये सारे फतेह हुए थे हुजूर के दौर में। तो वो एक रोज़ चटाई पे लेटे हुए थे और हुजूर के पीठ पे जो है वो सारे निशानात बन गए। तो कुछ जो है सहाबा ने पूछा कि आपके पीठ पर निशान ऐसे हैं और वहाँ कैसर व किसरा हैं, और वो लोग जो है कैसे रेशम के कालीन पे सोते हैं। तो फिर हुजूर ने फरमाया कि क्या तुम चाहते हो कि मैं भी उन जैसा बन जाऊं? तो कुल मिलाकर ये है कि कैसी हुकूमत चलाई उन्होंने, कैसे क्या क्या किया। तो ये दुनिया के सामने मिसाल है एक हुजूर की पूरी ज़िंदगी।
آج کے حکمرانوں کے لیے بھی حضور مثال ہیں، اور قیامت تک جتنے حکمراں آئیں گے سب کے لیے مثال رہیں گے۔ آج پوری دنیا میں جو جنگ ہے، اور مسلمان حکمرانوں کے لیے بھی ایک اس میں سبق لینے والی چیز ہے کہ آپ کی کیا زندگی، آپ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان کرنے کا، مسلمان کہنے کا، آپ کی زندگی کیسی ہے، آپ کا سماج کیسا ہے۔ آپ دیکھیے کہ پورے عرب ممالک کے شہنشاہ جو ہے وہ سارے کے سارے کیسے ہیں، اور آس پاس کے اور جتنے مسلم ممالک ہیں، مصر ہے، ترکیہ، سیریا کے بعد آپ لیجئے، آپ بتائیے کیا فلسطینیوں کا قتل عام دکھتا نہیں ہے ان کو؟ کیا کیا ہو رہا ہے؟ کب جاگیں گے یہ لوگ؟ کب آئے گا وہ دور کہ انسانیت مطلب جو ہے، تو وہ کون سا دور آئے گا جب ضمیر کو جو ہے جھجھوڑا جائے گا ان کے؟ تو کل ملا کر یہ ہے کہ پورے دنیا کے اندر صورتحال تشویشناک ہے، صرف بڑی بڑی باتیں ہیں۔ آپ جیسے چینل کو سلوٹ ہے کہ وہ عوامی بیداری کا کام بھی کر رہا ہے۔ میڈیا کا پرائمری فوکس یہ بھی ہے کہ وہ عوام کو بیدار کرے، ان کو بتائے کہ تمہارے بنیادی مسائل کیا ہیں، اور اصل چیز کیا ہے، اصل مسائل کیا ہیں دنیا کے، اور دنیا کے موجودہ حکمراں کس طرح عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں، اس کی پول کھولی جائے۔ تو آپ جیسے چینل واقعی ایک بہت بڑی نعمت ہیں، بہت بڑا معجزہ ہیں آج کے دور میں، کہ جو سروائیو بھی نہیں کر رہے ہیں بلکہ بہت ترقی کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے میری اس اوپننگ اس میں کہ آپ کے چینل کو مزید ترقی دے، اور آپ اور مزید اچھے اچھے لوگوں کو بلائیں، تاکہ جو ہے ٹرو اینڈ فیئر وے میں چیزیں سامنے آئیں لوگوں کی۔ جی ممتاز بھائی۔ بالکل ہماری یہی کوشش ہوتی ہے، اور صبح بھی پروفیسر آفتاب کمال پاشا صاحب ہمارے مارننگ شو میں امریکہ سے جڑے ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ گروپ کیپٹن اتم کمار دیوناتھ جی وہ بھی جڑے ہوئے تھے، دونوں بڑی شخصیات۔ تو میں نے اسی لیے صبح بھی کر دیا، مارننگ شو کر دیا ہے، تاکہ جو رات بھر کی اپڈیٹ ہو وہ لوگوں کو مل جائے تازہ تازہ، اور پورے دن کی اپڈیٹ اس وقت ہم آپ کو دے دیں۔ تو بہرحال جتنی باتیں پہنچا سکتے ہیں۔ بہت اہم سوال ہے، اور کل اس کا ذکر آیا تھا کہ آخر ماسکو کیوں سی آئی اے چیف گئے ہیں؟ کیا کچھ اس میں سے نکلا؟ کچھ ابھی تک کچھ اس کا انکشاف نہیں ہو پایا، کوئی چیز جو ہے وہ واضح نہیں ہو پائی کہ آخر وہاں جانے کا مقصد کیا تھا۔ عبدالواحد صاحب۔ جی، جو کریملن ہے یعنی پریزیڈینشل ہاؤس جو ہے روس کا، وہ ان کا ایک بیان آیا ہے، اس میں انہوں نے ڈیٹیل تو نہیں دی ہے اس کی میٹنگ کی، لیکن انہوں نے بولا ہے کہ یہ جو آن گوئنگ کنفلکٹ ہے، پرٹیکولرلی یوکرین وغیرہ کو لے کے، اسی مدعے پر بات چیت ہوئی۔ لیکن اور کیا کیا چیزیں تھیں، کیا جو ہے جن علاقوں کو رشیا نے کیپچر کیا ہے یوکرین سے، کیا ان کو واپس کرے گا، اس کے اوپر جو ہے کریملن خاموش ہے۔ کریملن یعنی پریزیڈینشل ہاؤس روس کا، اس نے کوئی بیان نہیں دیا۔ باقاعدہ میڈیا کے سامنے آئے اسپوکس پرسن رشین گورنمنٹ کے، انہوں نے باقاعدے تو تقریباً 20-25 منٹ تک انہوں نے بہت سارے سوالات کے جوابات دیے انہوں نے، لیکن اس میں بہت سارے سوالوں کے جواب انہوں نے نہیں بھی دیے، درگزر کیا انہوں نے۔ تو اس میں سے ایک اہم سوال یہ تھا کہ کیا نیٹو وغیرہ کے بارے میں بھی کوئی بات ہوئی؟ تو بولے کہ نہیں، یہ جو ہے ہم ساری معلومات جو ہے ابھی بہت ساری چیزیں ہیں انڈر وے ہیں، تو انہوں نے بہت ساری معلومات جو ہے شیئر نہیں کی۔ تو کل ملا کر یہ ہے کہ ایک بین چلنے کی کوشش کی ہے رشیا کے، اس نے آفیشیل اسپوکس پرسن نے گورنمنٹ کے، وہاں کے راشٹرپتی کے جو ہیں ترجمان۔ دوسرے یہ ہے کہ جو چیز سمجھ میں آتی ہے، اس کے بعد رشیا کے ترجمان سے پوچھا گیا کہ ٹھیک ہے اب آپ یہ بتائیے کہ ان کی میٹنگ کن کن سے ہوئی، تو اس کے بارے میں جو انہوں نے بتایا اس کے اندر یہ بات آئی کہ جو KGB ہے رشیا کا، جو وہ ہے ایک CIA کا آپ کاؤنٹر پارٹ مان لیجئے، اس کے آفیشیل سے میٹنگ ہوئی ہے CIA چیف کی۔ تو یہ بات انہوں نے ڈسکلوز کی، یعنی انہوں نے بتایا کہ رشیا کی جو انٹیلیجنس یونٹ ہے، جو اس کے علاوہ اور دیگر جو ہے وہاں کی انٹیلیجنس بیورو ہے، جو اور آرگنائزیشنز ہیں سیکیورٹی وغیرہ کی، نیشنل سیکیورٹی کی، ان سب کے آفیشیل سے CIA کے چیف کی ملاقات ہوئی ہے۔ یہ ساری باتیں کریملن کے اسپوکس پرسن نے اپنے بیان میں میڈیا بریفنگ میں بتائی ہیں۔ تو یہ کچھ معلومات انہوں نے فراہم کی ہیں، کچھ معلومات انہوں نے فراہم نہیں کی میڈیا کے سوالوں کی۔ جی ممتاز بھائی۔ بالکل، لیکن حیران کرنے والی بات تھی اور چونکانے والی بات تھی کہ آخر کیوں آج جو ہم نے لگائے خبر اور آ رہی تھی، اور وہ الجزیرہ کی خبر تھی کہ جس طرح سے
स्टेट ऑफ हुर्मुस में फिर अमेरिका और ईरान के नेवल जो फोर्स है वो आमने सामने है और बड़ी टकराव की सूरत वहां पे दिखाई दे रही है। देखिए ओमान का और ईरान का पैक्ट होना जिस तरह से, और उन्होंने जो कहा है कि हम पैसे देंगे, हम रास्ता देंगे जाने का, और पूरा उन्होंने अपना एक प्रोग्राम तैयार कर लिया है। इससे अमेरिका को तो बहुत बड़ी चोट लगी होगी अब्दुल वाहिद साहब, और वो जरूर कुछ ना कुछ तो करेगा, मेरा अपना ख्याल है। देखिए, ट्रंप का अभी एक बयान आया है और वो वायरल है। उन्होंने बोला है कि हमें ईरान से बातचीत की या किसी फर्दर जो है एग्रीमेंट की कोई जल्दी नहीं है, यानी अमेरिका इस वक्त जल्दबाजी में नहीं है। अब पता नहीं ट्रंप कितने मिनट के बाद ये बयान दोबारा बदल देंगे, वो एक देखने वाली बात होगी। लेकिन ट्रंप का अभी जो लेटेस्ट बयान है इस वक्त जो वायरल है तो वो ये है। उसके बाद जो बात आपने कही स्टेट ऑफ हुर्मुस पे, देखिए उस पर डिफरेंट वर्जन है। आपको मालूम होगा कि जो एक रिटायर्ड जो है वहाँ के डिप्लोमेट हैं अमेरिका के, उनका बयान क्या आया। उन्होंने बयान ये दिया कि अमेरिका की गवर्नमेंट स्टेट ऑफ हुर्मुस पे बहुत सारी चीज़ें छुपा रही है। अब आप बताइए कि खुद अमेरिकन जो है एक रिटायर्ड डिप्लोमेट अपनी गवर्नमेंट पे सवालिया निशान लगा रहा है कि अमेरिका की हुकूमत खुद आवाम से छुपा रही है चीज़ें स्टेट ऑफ हुर्मुस पे हकीकत को। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पूरी दुनिया को बता रहा है, जैसे अभी ट्रंप का मैंने बयान बताया आपको, ये एक बयान था। ट्रंप का दूसरा बयान क्या है कि स्टेट ऑफ हुर्मुस फुल्ली ओपन है, फ्री नेविगेशन हो रहा है, जहाज आ रहे हैं जा रहे हैं, जो भी माइंस वगैरह हैं वहाँ पे जो बिछाए गए थे अब वो बिल्कुल राह हमवार की जा रही है, बिल्कुल पहले की तरह ऑपरेशनलाइज करने की सारी चीज़ें हो रही हैं। अब ये ट्रंप का बयान है, अब ट्रंप ही जाने कि कब तक अपने इस बयान पे कायम रहते हैं और कितने मिनट के बाद बदलते हैं अपने इस बयान को वो। तो कुल मिलाकर ये है कि ये तो ट्रंप का बयान है, ज़मीनी हकीकत क्या है, या फिर वहाँ की अगर हम स्टेट ऑफ हुर्मुस की बात करें, अबनाए हुर्मुस की, तो वहाँ पानी की समंदरी हकीकत क्या है। तो वो जो हकीकत है वो ये है कि इक्वेशन वो बिल्कुल नहीं है जैसा डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं। वहाँ सिनेरियो ये है कि बगैर ईरान की परमिशन के अभी भी कोई जहाज नहीं गुजर पा रहा है। अफवाहें बहुत उड़ाई जाती हैं कि भाई ये सब होता है, वो सब होता है, फलां चीज़ हो रही है। सवाल ये है कि भाई ईरान तो ऐसी जगह बैठा हुआ है कि उसको कहीं से आना नहीं है कि भाई वो जो है इतने हजार किलोमीटर से अपना वारशिप लाएगा, अब्राहम लिंकन लाएगा ईरान, जॉर्ज वाशिंगटन लाएगा, रूजवेल्ट लाएगा, ये सब लाएगा, फिर लगाएगा, फिर वो फला फला देशों से बोलेगा नहीं हमें बेसिस दो, फिर वो स्टेट ऑफ हुर्मुस आएगा। ये सब नहीं करना ईरान को। स्टेट ऑफ हुर्मुस तो बिल्कुल ईरान का वो है, तो ईरान तो अपनी लोकेशन में है और वो कोई गुजर करके दिखा दे तरह। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जमीनी हकीकत ट्रंप के सारे दावों की पोल खोलती है। तो ये जो है एक सूरत हाल है कि जिसका जो है अगर हम बोलें कि हकीकत पसंदाना अगर तज्जिया किया जाए तो वो यही है कि ईरान के कंट्रोल में काफ़ी हद तक अभी भी स्टेट ऑफ हुर्मुस है, बहुत सारे ट्रंप के दावों के बावजूद। जी बिल्कुल। और देखिए अब जो बात आप बहुत पहले कहते थे अब्दुल वाहिद साहब कि ईरान प्री स्ट्राइक क्यों नहीं करता, प्रेम्प्टिव जो है वो क्यों नहीं करता। अब अभी हमारे जमील साहब ने लिखा है कि ईरान की तरफ से ये भी बयान आया है कि अब हम वाशिंगटन वॉरशिप पर प्री स्ट्राइक कर देंगे। तो ये देखिए अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ईरान बहुत ही आगे जा करके, और ईरान ने कहा है कि भाई आप सारे जो अरब देशों में आपने अपने अड्डे बना रखे उसे जितना जल्दी हो खाली कर दो, वरना हम इसे छोड़ेंगे नहीं। और दूसरी तरफ ये कि बातचीत को लेकर के बहुत क्लियर है कि अब हम ऐसी बातचीत करेंगे नहीं। तो ये जो ईरान का रुख अब है, क्या लग रहा है क्यों इतनी तेजी से बदला? अब्दुल वाहिद साहब की बात उनको ठीक लगी कि नहीं, बात तो भाई ये सही कह रहे हैं कि भाई क्यों हम इंतजार करें कि जब तक हमारे लोग न मारे जाएं, या क्या है इनको अब्दुल वाहिद साहब ये इतनी ताकत इतनी? देखिए ऐसा है, मैंने एक बार कहा था आपसे कि भाई फारसी का ही एक कौल है आजमूदा राजमाए जहलस। तो जब फारसी का कौल है तो जाहिर सी बात है कि हम तो भाई नेटिव है नहीं फारसी ज़बान के, नेटिव ईरानियन है तो वो जानते हैं क्या चीज़ है। तो जब कोई कौल बना है, कोई मुहावरा बना है तो वो ऐसे नहीं बना है। तो ईरानी ऐसा नहीं है कि वो चीज़ों को समझते नहीं है, समझते हैं,
उनको लगा कि भाई थोड़ी सी सिविलाइज्ड नेशन है ईरान, तो उसको लगा होगा कि शायद 250-300 साल की अपनी इस उम्र के पड़ाव में चौथी पांचवी नस्ल है ये अमेरिका की, जब से अमेरिका पैदा हुआ है 250-300 साल हो गए, तो भाई थोड़ी सी शायद अक्ल फहम आ गया हो, शऊर आ गया हो, ये भी अपने आप को जो है, वैसे तो बोलते हैं कि भाई हम सिविलाइज्ड नेशन हैं, शायद जो है सिविलाइज्ड हो गए हों, लेकिन अमेरिका ने हर बार यही साबित किया कि वो अभी भी कोलंबस से पहले के दौर में है, तो अभी भी जो है उनको गलती से ही ढूंढा गया माना जाना चाहिए, गलती की पैदावार। तो कुल मिलाकर वही है। तो अब ईरान को ये बात जैसे रियलाइज हुई, ईरान ने बोला कि भाई ठीक है, तो अगर अमेरिका बातचीत चलते हुए स्ट्राइक कर सकता है तो बातचीत चलते हुए ईरान के पास भी स्ट्राइक की कैपेबिलिटीज हैं। ईरान ने उसको यूटिलाइज किया। जब उसने यूटिलाइज किया तो आप देखिए 10-15 दिन से, बल्कि 20 दिन हो गया, कोई अमेरिका का अटैक हुआ ईरान पे नहीं हो रहा है। अब अमेरिका कहाँ गया है? अमेरिका फिर उसी दौर में आ गया है जो ओबामा से पहले का दौर था। क्या? सैंक्शंस लगा दो, पाबंदियां लगा दो, फला चीज पे लगा दो। भाई अब इसमें नई पाबंदी कौन सी लगाने जा रहे हैं आप बता दीजिए आप मुझे। भाई 40-45 साल से, बल्कि 48 साल से ईरान पर पाबंदियां हैं अमेरिका की, नई पाबंदी कौन सी लगेगी? अब जो आप ये वीडियो दिखा रहे हैं, प्लीज इसके बारे में भी थोड़ा नाज़रीन को बता दें आप कि ये क्या है, एलाबोरेट कर दें।